गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और कंपोजिशन मैनेजमेंट की 5th लेक्चर की क्लास ले रहे हैं। इससे पहले वाली ई लेक्चर की क्लास के अंदर हम लोगों ने एचआर ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था डिटेल के अंदर। इसके अंदर हम लिंकिंग एचआर प्रोसेस पढ़ेंगे स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि टेकिंग अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू ह्यूमन रिसोर्स इज़ अ वे ऑफ मैक्सिमाइजिंग your human capital to better reflect organization goal. Linking HR process with the strategic management process of your business can ensure that your human capital coordinates with your other variable sources to drive a single performance outcome and improve your business performance. जब भी हम कोई स्ट्रेटेजिक अप्रोच लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स के लिए, तो वो एक वे होता है जिससे हम ह्यूमन कैपिटल को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को बेटर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। जो लिंकिंग एचआर प्रोसेस है वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के साथ होता है, जो कि बिज़नेस के अंदर किया जाता है, और उससे ये इंश्योर किया जाता है कि जो भी ह्यूमन कैपिटल है उनको कोऑर्डिनेट किया जाए और जो भी उसके अदर वेरिएबल रिसोर्सेज है उनको ड्राइव करें, जिससे कि हर एक एम्प्लॉयज़ की एक सिंगल परफॉर्मेंस उसके आउटकम से हम पता लगा सकें, और साथ साथ हम जो बिज़नेस परफॉर्मेंस है उसको भी इम्प्रूव कर सकें। तो इस प्रोसेस के अंदर जो हमारा पहला जो पॉइंट है वो है अलाइनमेंट। Evidence suggests that the positive impact on HR practices with the performance increases when it is linked with the strategic goals. Work towards getting human resource processes aligned with the organization goals in all areas. This should include an emphasis on ensuring the workforce understands and share a commitment to your strategic goals. Don't just hire family members because it's easy, or recent college graduates become a friend recommended the person. Follow an HR हायरिंग प्रोसेस दैट अलाइंस स्किल सेट्स विथ योर स्ट्रेटेजिक प्लान। अगर हम अलाइनमेंट की बात करें तो जो भी एविडेंस है जो हमें सजेस्ट करते हैं कि जो भी हमारे HR प्रैक्टिसेस हैं वो हमको पॉजिटिव इम्पैक्ट दें, जिससे कि जो हमारी फर्म की परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हो, और साथ साथ हम जो भी हमारे स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं उनसे लिंक कर सकें। जो भी हमारे वर्क्स हैं उनसे हम जो भी ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस है उनको अलाइन करते हैं, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं हमारे डिफरेंट एरियाज़ के, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, वो अचीव कर सकते हैं। इससे हम ये इंश्योर करते हैं कि जो भी वर्कफोर्स है जिनको हमें समझना है और जो भी हमारे कमिटमेंट है हमारे स्ट्रेटेजिक गोल्स के टाइम पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स को इंक्लूड करें उसके अंदर। ये बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता है, और ना कि हम किसी कॉलेज जो रिसेंट कॉलेज ग्रेजुएट्स है या हमारे जो भी फ्रेंड हमें रिकमेंड करते हैं या कोई पर्सन हमें रिकमेंड करता है कि हम उसको हायर करें किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो ज़्यादा इजी वे नहीं होता। हमें क्या करना होता है कि हमें फॉलो करना होता है HR हायरिंग प्रोसेस को, जिससे कि हम एक अच्छी स्किल सेट को अलाइन कर सकते हैं, मीन्स उसको डाल सकते हैं अपने स्ट्रेटजी के अंदर, और साथ साथ जो भी हमारे स्ट्रेटजी प्लान्स हैं उनके अंदर हम एक स्किल सेट डाल सकते हैं, जिससे कि हमें जिस तरीके की स्किल की रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो हमें मिल सके। सेकंड जो पॉइंट है वो है डेवलपमेंट। एक की ह्यूमन रिसोर्स इज़ अ टैलेंट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। फॉर दिस इज टू बी लिंक टू अ स्ट्रेटजी दैट फोकस शुड बी ऑन द नीड्स ऑफ द बिजनेस, बोथ करंट एंड फ्यूचर, along with the current needs of the employees. If HR knows where the company is going, it can recruit and develop employees to reflect the skills the company needs rather than ones slowly linked to a particular job. These This leaves your business better prepared for the challenges that follow. अगर हम ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस की देखें तो जो हमारा टैलेंट मैनेजमेंट है और डेवलपमेंट है वो ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट की होता है, जिसके थ्रू हम एक स्ट्रेटजी को लिंक करते हैं और हम फोकस करते हैं कि जो भी हमारे बिज़नेस की नीड्स हैं, चाहे वो हमारी करंट की हों चाहे फ्यूचर की हों, उसको हम अपने करंट जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी हमारी नीड्स है, करंट एम्प्लॉय नीड्स हैं, उनको अलोंग कर सकें। और साथ साथ हम जो भी ह्यूमन रिसोर्स है उसको ये नो होना चाहिए कि कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए हमें रिक्रूट करना होता है, हमें एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट करना होता है, जिससे कि जो उनकी स्किल्स है और जो कंपनी नीड्स है वो रिफ्लेक्ट हो सके, साथ साथ जो भी हमारी पर्टिकुलर जॉब है उनसे वो लिंक हो सके। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिज़नेस बेटर हो, अच्छा हो, तो हम ये प्रिपेयर करते हैं कि जो भी हमारे मैनेजमेंट या टैलेंट मैनेजमेंट या डेवलपमेंट
के जो भी पार्ट्स हैं उनको हम फॉलो करें और उन चैलेंजेस को फॉलो करें जो आगे बिजनेस में आने वाले हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है कम्युनिकेशन। वन क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ लिंकिंग ह्यूमन रिसोर्स एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज communication. Too often, business leaders ignore HR personnel when coming up with their strategic direction, which makes it hard for two departments to move in the same direction. You may not think your HR manager has the subject matter expertise to have valuable input, but that as an HR manager likely does have insight about whether the human capital you have can go in the direction you want. You might see a great opportunity to add a product line to your existing list of offering. For example, only to have your HR folks tell you that there's nobody on the staff with the required skill set to take it on. अगर हम बात करें तो जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस का जो पार्ट है स्ट्रेटेजिक प्रोसेस का वो है कम्युनिकेशन। अगर हम देखें तो जो ह्यूमन रिसोर्स है और जो भी हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है उसके अंदर कम्युनिकेशन भी एक लिंक प्रोवाइड कराता है, जिससे कि जो हमारे बिजनेस लीडर्स होते हैं है ना, वो क्या करते हैं कि जो भी HR पर्सनल्स है उनको इग्नोर करते हैं क्योंकि वो उनके स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं होते। तो उससे क्या होता है कि ये बहुत हार्ड हो जाता है कि जो दो डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उनको एक ही डायरेक्शन के अंदर या सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो क्या होना चाहिए कि उनके अंदर एक कम्युनिकेशन फैक्टर होना चाहिए, कम्युनिकेशन टूल होना चाहिए, जिससे कि उन दोनों के बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सके। अगर हम ये सोचें कि जो HR मैनेजर है वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के अंदर एक्सपर्टाइज है और वो एक वैल्यूबल इनपुट दे रहा है, तो जो भी HR मैनेजर है वो इन चीज़ों को देखता है और वो ये सोचता है कि जो भी ह्यूमन कैपिटल जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है उनको एक सेम डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो जो भी हमारी ग्रेट अपॉर्चुनिटी होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसके अंदर हमें एक प्रोडक्ट लाइन को ऐड करना चाहिए जो कि हमें ये चीज़ के लिए ऑफ़र कर सकें। जैसे कि मैं एग्जांपल के मैं बताता हूँ कि आपको जो भी HR फॉल्स होते हैं, मतलब जो भी HR पर्सनल्स होते हैं वो ऐसे कोई भी स्टाफ्स को नहीं रिक्रूट्स करते हैं जो कि जिसके अंदर कोई भी स्किल सेट नहीं हो और जिसके अंदर कोई कम्युनिकेशन स्किल नहीं हो। अगर उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो वो क्या करता है कि आगे उसकी जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी स्ट्रेटेजी हमने बनाई है उसको रिफ्लेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है मैनी HR evaluation processes are based on inward looking metrics such as the number of hires made or days in leadership position is vacant before a replacement is found. To link HR to strategy, it's necessary to link HR performance evaluation system to company goals. Metrics governing broad areas such as effectiveness, efficiency and cycle time can inform strategic planning. Using analytics to measure revenue per employee, profit per employee as the cost of compensation in terms of total operating expenses as compared to their industry's average can all be effective in recognizing the bottom line value that human capital management represent. अगर हम HR इवोल्यूशन के प्रोसेस की बात करें तो वो बेस होता है किस पे, हमारे इनवर्ड लुकिंग मैट्रिक्स पे, जो कि हमारे जो भी हमने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हायर किए हैं डेज़ के अंदर, तो उसके अंदर जो भी लीडरशिप पोजीशन है जो कि वैकेंट है हमारे किसी दूसरे के रिप्लेसमेंट करने से, तो उसको हमें फाउंड करना होता है। तो उससे जो हमारी HR है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो स्ट्रेटेजी से लिंक होती है और वो ये नेसेसरी करती है कि जो भी HR परफॉर्मेंस है उसको इवैल्यूएशन किया जाए एक सिस्टम के थ्रू, जिससे हमारे कंपनी गोल्स हैं वो अचीव हो सके। तो मैट्रिक्स हमें ये गवर्न करती है कि जो भी हमारे ब्रॉड एरिया हैं उसके अंदर एक इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और एक साइकिल टाइम पे क्या हो कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इन्फॉर्म हो। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि कुछ चीज़ों का एनालाइज करते हैं, उनके अंदर कुछ मेजर्स करते हैं, जैसे कि हम एम्प्लॉय का रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू पर एम्प्लॉय करते हैं, प्रॉफिट एम्प्लॉय की हर एम्प्लॉय का प्रॉफिट उसमें देखते हैं, जो भी कंपनसेशन कॉस्ट है उसके टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से उनको फाइंड आउट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और साथ साथ हम कंपेयर करते हैं उनको इंडस्ट्री के एवरेज से। तो उससे हम ये देखते हैं कि जो भी इफ़ेक्टिव है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, जो भी इफ़ेक्टिवनेस है वो एक बॉटम लाइन वैल्यू पे हमारे ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस। क्या क्या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस होते हैं? तो इन्वॉल्वमेंट इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस, तो नंबर 1 इज़ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस डिफाइंड।
Successful RBA efforts involve strategic planning, implementation, monitoring and evaluation, which will be ultimately provide data that will be used in the future planning and implementation efforts. Strategic planning as an essential first step in the development of a result-based accountability system. This is defined as the process of addressing the following question. जब हम सक्सेसफुल RBA एफर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो उसके अंदर हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं और एवोल्यूशन करते हैं। तो उसके अंदर हम अल्टीमेटली जो हम एक डाटा प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारे फ्यूचर प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन एफर्ट्स, जो भी हमारे एफर्ट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के काम होता है फ्यूचर के अंदर। तो जो स्ट्रेटेजी प्लान है वो हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए पहला स्टेप होता है, जिससे हम एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम के थ्रू हम रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। और इससे हम ये डिफाइन करते हैं कि हम उन प्रोसेस को एड्रेस कर सकें जो कि इन फॉलोइंग क्वेश्चन पे बेस होते हैं, जैसे व्हाट आर वी, व्हाट डू वी हैव टू वर्क विथ, वेयर डू वी वांट टू बी, हाउ डू वी गेट देयर। This process is undertaken by states, organization, programs and sub-programs. The steps involved in developing a strategic plan are described below. All through this process appears systematic and rational. It is often iterative and evolves substantially over time. Further, it is subject to political measure and will be modified accordingly. Some strategic planning efforts may not include all the steps described. The elements and process described in the next section शुड बी मॉडिफाइड डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट। अगर हम प्रोसेस की बात करें तो जो प्रोसेस होता है हमारा, ये इसके अंदर जो हम फर्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं तो उसके अंदर ये जो भी प्रोसेस के अंदर जो पहला स्टेप है ये बेसिकली स्टेट ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम्स और प्रोग्राम्स अंडरटेक करते हैं। और इस स्टेप के अंदर हम ये चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं कि जो भी हमारी स्ट्रेटेजिक प्लान है उनको हम डिस्क्राइब करें। साथ साथ इस प्रोसेस के अंदर हम एक सिस्टमेटिकली और रेशनल तरीके से उसके अंदर अपीयर हो सकें और उसको एक इटरेटिव और इवल सब्सटेंटिव ओवर टाइम के थ्रू उसमें इन्वॉल्व कर सकें। तो जो भी हमारे फर्दर सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं या हमारी जो भी मॉडिफिकेशंस हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली हम एडजस्ट हो सके। तो कुछ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हमें ये एफर्ट कराती है कि वो किसी तरीके के स्टेप्स के अंदर डिस्क्राइब नहीं होती। तो जो भी एलिमेंट्स या जो भी प्रोसेस हम डिस्क्राइब करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, तो उससे हम ये देखते हैं कि जो भी मॉडिफाइड हैं हमारे कंटेक्स्ट के अंदर या जिस पे हम डिपेंड हैं, तो वो हमारे प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप होता है। Components of strategic planning process. The first step is studying strategic planning process is to address the question what are we and what do we have to work with. The examination of recent history and changing context, both internal and external, of the state, organization, program or sub-programs allow participants to assess current position. Answering the question of what we have to work with involves consideration of strength and weakness and determination of how to capitalize on strengths. अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप था स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस, उसको एड्रेस करने के लिए हमने क्या देखा था कि वहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चंस होते हैं कि हम क्या हैं, वेयर आर वी, कि हम कहाँ हैं, एंड व्हाट डू वी हैव टू वर्क विथ, हमें किसके साथ काम करना होगा। तो इससे हमने ये एग्जामिन किया पुरानी मतलब रिसेंट हिस्ट्री से, और उससे हमने ये देखा कि जो भी हमारे कंटेक्स्ट हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, उसके अंदर चेंजेस होने लगे। वो किसके अंदर होने लगे, स्टेट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, प्रोग्राम्स के अंदर और सब प्रोग्राम्स के अंदर। उसके अंदर वो क्या करते हैं कि उन जो भी पार्टिसिपेंट्स उनको अलाउ करते हैं कि वो आज की करंट पोजीशन को एसेस कर सके। और इससे हमें इस क्वेश्चन से हमें ये आंसर मिलता है कि व्हाट यू हैव टू वर्क विथ इन्वॉल्व, कि उससे हम ये होता है कि हम हमारे जो भी कंसिडरेशन है जो रिलेटेड है हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस से, उसमें हम इन्वॉल्व हों और हम जो भी डिटर्मिनेशन है किसके रिगार्डिंग, जो भी हमारी स्ट्रेंथ है कैपिटलाइज के रिगार्डिंग, उसको कर सकें। द नेक्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस इज आंसरिंग वेयर डू वी वांट टू बी एज द articulated vision stems from the values of those involved in the process. It is the essential that this step involve all of those who will have a stake in the achieving the vision. For agencies and programs, the vision is then translated into a mission statement, a broad comprehensive statement of the purpose of the agency or program. States and communities may not have mission statements, as they may have multiple purpose if unable to design mission statements that are encompass multiple
divergent goals. Planners should articulate several separate mission statements reflecting different goals. अगर हम बात करें तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर प्रोसेस के अंदर हम देखें तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वेयर डू वी वांट टू बी। तो उसके भी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे विजन्स थे या जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के विजन्स थे वो हमारे प्रोसेस के अंदर और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज़ के अंदर इन्वॉल्व हों, और साथ साथ जो भी इसेंशियल स्टेप्स थे उनके अंदर हम इन्वॉल्व होंगे और जो भी हमारे विजन्स हैं उनको अचीव करेंगे। तो जो भी एजेंसीज़ हैं या प्रोग्राम्स हैं वो अपना एक विज़न ट्रांसलेट करती हैं, जिससे कि वो एक मिशन स्टेटमेंट देती हैं कि हमारे जो भी कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट है जो कि किसी एजेंसी और प्रोग्राम के पर्पस के रिगार्डिंग है, तो जो भी हमारी स्टेट होती है या कम्युनिटीज़ होती है वो किसी तरीके का मिशन स्टेटमेंट नहीं देती। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि वो बेसिकली क्या होती है कि वो मल्टीपल पर्पसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कोई स्टेट है या कम्युनिटीज़ है वो मल्टीपल पर्पसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो उनका कोई भी एक मिशन स्टेटमेंट नहीं होता। तो अगर उनके जो मिशन स्टेटमेंट है वो अनेबल है डिज़ाइन करने के लिए, तो उससे हम ये कर सकते हैं कि वो क्या है डिफरेंट मल्टीपल गोल्स के अंदर इन्वॉल्व है। तो जो प्लानर्स होते हैं वो ये चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और वो जो भी हमारे मिशन हैं उनको सेपरेट करते हैं, जिससे कि जो हमारे डिफरेंट गोल्स है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो रिफ्लेक्ट हो सके। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है स्टेट एक्सपीरियंस विद स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लेसन लर्न। मैनी स्टेट्स हैव डेवलप्ड स्ट्रेटेजिक प्लान टू गाइड रिजल्ट्स बेस्ड अकाउंटेबिलिटी सिस्टम एग्जामिनेशन ऑफ न्यूमरस प्लानिंग processes yielding the following lesson. Successful efforts involve stakeholders and gain their support. Strategic plan development requires consideration and articulation of values and priorities. The plan should reflect views expressed by all those involved in the process. States that have successfully designed and adopted plans include all those interested in the strategic planning process. For example, processes have been developed to involve program managers, providers, legislators, and the public in the articulation of visions. Some states have held public meetings, others have coupled meetings of policymakers with public opinions polls asking about the core values of citizens. Inclusion of key stakeholders can take many months and requires that resources be devoted to the activity. However, it is essential to the success and sustainability of the effort. अगर हम बात करें तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है हमारे स्टेट के एक्सपीरियंस और हमारी स्टेट के स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से, जो कि हमने उनके लेसन से लर्न किया है। तो हम ये देखते हैं कि जो मैनी स्टेट्स हैं वो स्ट्रेटेजिक प्लान्स को डेवलप करती है और उसको गाइड करती है कि वो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम से बेस हो। तो जो भी हमारे एग्जामिनेशंस होते हैं या जो भी हमारी प्लानिंग प्रोसेस होती है उससे हम कुछ लेसन्स लर्न करते हैं, है ना। जैसे कि आपने कोई एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं कि अगर आपने किसी चीज़ का एग्ज़ाम दिया है तो आप उस एग्ज़ाम के थ्रू क्या करते हैं, बहुत चीज़ों को लर्न करते हैं, बहुत चीज़ें सीखते हैं। तो इसी तरीके से अगर कोई स्टेट है और कोई स्ट्रेटेजिक प्लान को डेवलप कर रही है, तो अगर उनका प्लान किसी कारण से फेल हो जाता है तो वो उस चीज़ को दोबारा से लर्न करते हैं, उसको दोबारा से उस लेसन को लर्न करने की हम लोग कहाँ पे डेफिशिट हुए थे या कहाँ पे हमने लॉस खाया था, तो उससे क्या करते हैं वो दोबारा से नए सिरे से उसकी स्ट्रेटजी प्लान करते हैं। तो अगर हम सक्सेसफुल एफर्ट चाहते हैं हमारे स्टेक होल्डर्स का, या हम चाहते हैं कि हम अच्छा से अच्छे प्रॉफिट को कमाएं, गेंस को कमाएं, तो जो स्ट्रेटेजिक प्लान डेवलपमेंट है वो हमें रिक्वायर करता है कि जो भी कंसिडरेशन है, हमारे वैल्यूज़ हैं, जो भी हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, उससे हम ये प्लान कर सकें कि जो भी हमारे प्रोसेस है उसके अंदर हम इन्वॉल्व हों और हम एक्सप्रेस कर सकें। तो स्टेट होती है वो सक्सेसफुली डिज़ाइन करती है और उन प्लान्स को और उनको अडॉप्ट करती है जिसके अंदर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस के अंदर वो इंटरेस्टेड होते हैं। अगर हम इसको एग्जांपल से समझें तो जो प्रोसेस है उसको डेवलप करने के लिए हम क्या होता है, किसी जो प्रोग्राम मैनेजर्स होते हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, प्रोवाइडर्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, लेजिस्लेटर्स मीन्स अगर इसको हम लेजिस्लेटर्स की बात करें तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, और एंड द पब्लिक ऑफ द आर्टिकुलेशन ऑफ विजन्स। जो कुछ स्टेट्स क्या होते हैं कि वो पब्लिक मीटिंग्स को ऑफ़र करते हैं और साथ साथ वो क्या करते हैं कि कुछ मीटिंग्स को कपल्ड करते हैं जो कि पॉलिसी मेकर्स की होती है, और वो क्या करते हैं पब्लिक ओपिनियंस लेते हैं
पोल्स के थ्रू, और उनसे वो पूछते हैं अपनी कि उनकी क्या कोर वैल्यूज है सिटीजन्स के रिगार्डिंग। तो उससे ये होता है कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो हर मंथ या कुछ मंथों के अंदर अपने जो भी इंक्लूज़न है किसी पर्टिकुलर रिसोर्सेज को उसको डिवोटेड कर देते हैं अपनी एक्टिविटी के हिसाब से। तो इससे क्या होता है कि एक सक्सेस और एक सस्टेनेबिलिटी एफर्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल हो जाता है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने हमारी लिंकिंग एचआर स्ट्रेटेजिक प्रोसेस को पढ़ा था और उसके अंदर हमने बहुत सारे पॉइंट्सों को कवर किया है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकी चीज़ को कवर करेंगे। और जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होएगा वो कुछ डिफरेंट होगा और कुछ नए डिफरेंट टॉपिक्स होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।